नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग लगातार विभिन्न पीसीएस को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। और जैसा मैंने कहा था कि इतिहास के साथ इसकी हम शुरुआत किए हैं, एंशिएंट हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। आपने इससे पहले कुछ टॉपिक को देखा होगा और हम देख रहे हैं कि प्रत्येक दिन हम लोग क्या करते हैं, 10 क्वेश्चन लाते हैं, 10 टॉपिक से उसको तैयार करते हैं और फिर उस पर डिस्कशन करते हुए चले जाते हैं। अब चलिए पहले टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि यहाँ पर इस प्रश्न में आप देख रहे होंगे, क्या लिखा हुआ है साथियों, जरा गौर कीजिए तो। लोथल, लोथल एक जगह है। हमने इससे पहले लोथल के विषय में काफी पढ़ा है ना। आज फिर से चर्चा करेंगे। लोथल, जैसा कि आप जानते हैं, जब हम हड़प्पा की बात करते हैं उस वक्त का एक नगर है, हड़प्पीय नगर आप कह सकते हैं उस समय का। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यह किस नदी पर स्थित है। देखिए, मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति का विकास हमेशा ही देखा गया है कि नदियों के आसपास रहा है ना। तो यहाँ पर इस बात को लेकर के अगर इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिले तो वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे प्रश्न काफ़ी पीसीएस में पूछे जाते हैं और प्रत्येक पीसीएस में, चाहे वो आप बीपीएससी दीजिए, चाहे यूपी एमपी, चाहे आप राजस्थान का देने जाइए, लेकिन ऐसे प्रश्न हमेशा देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या होता है कि एक नोट्स बनाइए एक पेज में, और जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण कोई शहर हो, कोई नगर हो नदी के किनारे, तो शहर का नाम एक तरफ लिखिए और एक तरफ आप क्या करेंगे, नदी का नाम लिखेंगे कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसको दोनों तीन भाग में बांटिए। जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री के हिसाब से देखेंगे तो उस समय प्राचीन इतिहास में अगर जाएं तो उस वक्त कौन कौन से नगर प्रसिद्ध रहे और उस वक्त कौन कौन सी नदी या किस नाम से उस वक्त की नदी जानी जाती थी वो लिखिए। फिर मध्यकालीन और फिर अभी के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि 2-3 प्रश्न आप देखेंगे कि पीसीएस में आपका हर बार बन जाया करेगा। ये एक तरीका बता दिया मैंने आपको कम मेहनत करके ज्ञान हासिल कर लेने का। लोथल किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, माही, भोगवा या फिर भीमा। ये 4 विकल्प आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब सबसे पहले, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था लोथल के विषय में, और जैसा कि अभी भी मैंने बताया कि लोथल जो है एक नगर है, लेकिन यह हड़प्पीय नगर यानी कि हड़प्पा के समय का एक नगर है। और यह कहाँ पड़ता है, किस जगह? अगर 2-3 चीज़ों को लेकर के बात करें, स्टेट को लेकर के, तो आज हम जब गुजरात की बात करेंगे और गुजरात में जो डिस्ट्रिक्ट है अहमदाबाद, गुजरात में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जा सकता है आपसे आज के समय की, और राज्य पर जाता है गुजरात। अब यहां ध्यान दीजिए, अगर गुजरात की यहां देखेंगे तो आपको हिंट मिल रहा होगा कि फिर नदी का नाम क्या होगा, है ना। तो यहां पर एक नदी है गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में जिसका नाम है भोगवा रिवर। क्या नाम है? भोगवा रिवर। ठीक है। तो लोथल जो है वह किस नदी पर होगा? भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? हड़प्पा कालीन बंदरगाह यहाँ पर है, यानी कि जिसको पत्तन नगर उस वक्त कहा जाता था, हड़प्पा कालीन बंदरगाह, पत्तन नगर। ठीक है। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा, यानी कि सी विकल्प के साथ हम लोग जाएंगे। यह महत्वपूर्ण प्रश्न था। आगे, भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, और ध्यान दीजिए भारत को लेकर के चर्चा किया गया है। 4 है, राखी गढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा या फिर लोथल। इस 4 में से कौन सा आपको सही लगता है ये आपको बताना है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या हो सकता है इस 4 में? अब देखिए, सबसे पहले यहां पर जो हम देखते हैं कि किस जगह पर है। अगर स्टेट को ध्यान में रख करके आज के हिसाब से, आज किस डिस्ट्रिक्ट में है, अगर इसके हिसाब से आप स्टडी करेंगे तो आपको याद रखना आसान हो जाएगा। अब देखिए, एक राज्य है किसानों के लिए बहुत तत्पर यह राज्य रहता है, हरियाणा। और हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, आप लोग जानते होंगे, हिसार। ठीक है। तो हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित एक जगह पड़ता है, उसका नाम क्या है? राखी गढ़ी। लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी जो है भारत में अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल के रूप में हम जानते हैं। किस जगह पर यह है? हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में। यह ध्यान रखना है। अब यहाँ की खासियत क्या है, थोड़ा उस पर चर्चा करते हैं। अगर देखा जाए कि इसका फैलाव कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे बड़ा स्थल है, तो ऐसा क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा इसीलिए भारत में इसको कहा जाता है कि ये जो है ना वो 500 एकड़ में इसका फैलाव देखने को मिलता है इस पूरे क्षेत्र का। और यहां जब खुदाई किया गया साथियों, तो खुदाई में सुनियोजित तरीके से कुछ चीजें प्राप्त हुआ, जिसमें से अगर देखा जाए, चूंकि देखिए 500 एकड़
मामला समझ में आ रहा है? तो क्या क्या मिला, जैसे कि सुनियोजित तरीके से शहर देखने को मिला, ठीक है। इसके अलावा शहर है तो वहां सड़कें भी होंगी, सुदृढ़ सड़कें होंगी, तो वह भी मिला। अब शहर है, व्यवस्थित है, सड़क है, तो निश्चित तौर पर हम जब भी हड़प्पा के विषय में कहते हैं तो हम क्या कहते हैं कि उस समय जल निकासी का व्यवस्था जो है वह बेहतर हुआ करता था। क्योंकि अभी भी देखेंगे ना, दिल्ली में थोड़ी सी बारिश हो जाए तो पूरा दिल्ली जाम, बाढ़ आ जा गया। क्यों? क्योंकि जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। लेकिन हड़प्पा के समय सोचिए ये व्यवस्था बेहतर ढंग से था। अब दूसरी बात, एक और चीज देखने को मिला है यहाँ पर, भंडारण को लेकर के जब चर्चा करते हैं, घर में और बाहर भी अगर भंडारण देखेंगे तो अनाज के भंडारण को लेकर के यहाँ पर चीजें हमें खुदाई में प्राप्त हुआ है, इसके अवशेष देखने को मिले हैं। अब कुछ चीजें और समझिए, जैसे कि मोहनजोदड़ो की चर्चा करते हैं, हड़प्पा, इसके बाद जो है गनवेरीवाला। गनवेरीवाला कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। और राखी गढ़ी और धौलावीरा, ये जैसे दो है, तो राखी गढ़ी और धौलावीरा ये दोनों भारत में पड़ता है। ये हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों में आते हैं। एक बार फिर से बोल दूं, लिख लीजिए आप। जैसा कि 2 तो मैंने पहले ही बता दिया, एक तो राखी गढ़ी, एक धौलावीरा। राखी गढ़ी हरियाणा में पड़ गया, धौलावीरा ये दोनों क्या हो गया, ये भारत में है। 5 में से 2 तो आपको इंडिया में पड़ गया। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला ये कहाँ पड़ता है? 3 पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये 5 जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल रहा था, और भारत में राखी गढ़ी। इतना क्लियर? अगर यहां से अब कुछ भी प्रश्न आपसे बना के पूछ ले, आप कर ले जाओगे। आप एनसीईआरटी में देखोगे अगर, तो एनसीईआरटी में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा पीवाईक्यू अगर आप पीसीएस पर नजर डालते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो उसमें भी आपको ये सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और कई बार पूछा गया, कई बार केवल क्या होता है, भाषा में थोड़ी बहुत तब्दीली कर दी जाती है और प्रश्न बना दिया जाता है। तो थोड़े से अगर बेहतर तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपका काम बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर, ध्यान से देखिए, चावल के अवशेष मिलने के प्रमाण हैं? ठीक, कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। जगह का नाम हमें बताना है, और उस जगह पर मिला क्या? तो चावल, उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह प्रश्न न जाने कितनी बार पूछा गया होगा विभिन्न पीसीएस में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चावल को लेकर के बातें की गई है। कालीबंगा, आलमगीरपुर, धौलावीरा और रंगपुर, ये 4 विकल्प यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। अब चलिए जरा इसके विषय में समझते हैं। देखिए, भारत में एक जगह है जिसका नाम है रंगपुर, ठीक है, और रंगपुर में ही चावल की भूसी के अवशेष देखे गए हैं। यानी कि चावल की भूसी, ध्यान रखिएगा, चावल की भूसी की चर्चा की गई है। कहां पर? रंगपुर में। तो यहां पर इसकी उपस्थिति के संकेत हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा लोथल की मैंने चर्चा किया था, लोथल से भी चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इसके अलावा रंगपुर के अलावा लोथल भी आप लिख लो। ये साक्ष्य हमें मिला है कि चावल की खेती यहां पर की जाती रही होगी, यानी कि यहां भी अवशेष है। लेकिन हमारे पास जो विकल्प है उसमें रंगपुर देखने को मिलेगा, यानी कि सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़ जाए। जितने चीजें मैं लिखते चलता हूं ना, वो तो नोट कीजिए ही, और जो मैं एक्स्ट्रा कुछ बता रहा हूं, बोल रहा हूं, वह भी अगर आपको जरूरी लगता है तो उसको भी नोट कीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे ऐसे कुछ प्रश्न, और इस प्रश्नों के माध्यम से धीरे धीरे बहुत सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। और फिर जैसे अभी एंशिएंट कर रहे हैं, आप देखना कि इसके बाहर कोई भी प्रश्न बचेगा नहीं। आप कोई भी पीसीएस उठा के देख लो, पिछले 20-25 साल के आप पीवाईक्यू को देख लेना, आपको एक भी क्वेश्चन, एंशिएंट अभी पढ़ा रहा हूं तो एंशिएंट से नहीं बचेगा। जब मॉडर्न पढ़ाएंगे तो उसकी चर्चा करेंगे, है ना। धीरे धीरे हर एक सेगमेंट को पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन नगर में जल भंडारण की बहुस्तरीय व्यवस्था पाई गई थी? ठीक से समझिए, क्या कहा गया है? किस हड़प्पा कालीन नगरीय में, यानी कि हड़प्पा कालीन कुछ शहर के, नगर के विषय मैंने बताया था ना, उसमें से यहां पर कुछ नगर दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा वो नगर है जो हड़प्पा कालीन है और जहां पर जल भंडारण की बहुस्तरीय व्यवस्था देखने को मिला है। यह प्रश्न है। हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल और बनावाली, ये 4 यहां पर विकल्प दिया गया है। मैंने पहले भी चर्चा किया था पिछले लेक्चर में, ध्यान अगर होगा, धौलावीरा का चर्चा आपसे किया था। धौलावीरा में जल भंडारण की बहुस्तरीय व्यवस्था देखने को मिला है। तो यहां तो बी विकल्प में है, तो यही सही होगा। अब यहां पर कुछ बातें और समझिए।
अब यहां पर जिस तरह से कहा गया कि जल भंडारण की बहुस्तरीय व्यवस्था, तो किस तरह की व्यवस्था रहा होगा? तो ये देखिए, यह जो है ना उन्नत जल संरक्षण का एक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध जगह है। किस चीज के लिए? जल संरक्षण प्रणाली। देखिए, बहुस्तरीय व्यवस्था जब आ जाता है ना तो उससे समझ जाना चाहिए। जल संरक्षण क्या है? जल संरक्षण प्रणाली। मामला समझ में आ गया? अब अगर जिसमें देखा जाए तो कुछ चीज रहेगा, जैसे सोपान, कुएं, जलाशय, नहर, ये पूरी तरह से एक जटिल नेटवर्क इसमें शामिल होता था। और धोलावीरा में वर्षा जल और जो अन्य प्राकृतिक जल स्रोत हैं उसको इकट्ठा करने के लिए एक तरह से कुशल और बहुस्तरीय व्यवस्था यहां पर किया गया था। तो ध्यान रखना है कि वर्षा जल अन्य प्राकृतिक तरीकों से भी जो जल प्राप्त हुए ये होगा। इस प्रणाली में अगर देखा जाए तो विशाल जल भंडार आएगा, बांध, नहरें, ये सब शामिल था, जो पानी को कुशल तरीके से संग्रह करने और वितरित करने के लिए डिजाइन किया गया था। वितरित करना समझते हैं ना? कुशल संग्रह करने का तात्पर्य हुआ कि मान लीजिए ये कुआं है तो कुआं में जल का भंडारण हो जाए हमारे पास, ठीक है। तालाब है तो तालाब में जो है जल का भंडारण हो जाए। लेकिन अगर कहीं बगीचा है, खेत है, यहां पर खेती में जाएगा, सिंचाई होना है, तो इसके माध्यम से सिंचाई भी हो जाए, उसके लिए नहर भी बंधे होंगे। नदी से पानी है तो बांध भी सुदृढ़ होना चाहिए। मामला समझ में आ रहा है? ये सब धोलावीरा में देखने को मिला है, यानी कि हड़प्पा कालीन नगर धोलावीरा की यह खासियत रही है। मामला समझ में आ गया? आगे बढ़ जाएं, पांचवें पर चलें। पांचवा क्या कहता है? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर टेराकोटा की बनी नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति मिली थी? किस सभ्यता की? हड़प्पा सभ्यता के। साथियों, उसको 5 स्टार इस टॉपिक को डालिए। अगर आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं और आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो मान के चलिए आप नहीं पढ़े हैं, सही से जानकारी आपको चीजों की नहीं है। क्योंकि इस विषय में अगर देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण ये टॉपिक माना जाता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है, आगे भी पूछा जाता ही रहेगा। तो इसके कॉन्सेप्ट को सही से क्लियर से समझ लीजिए। इस पर कुछ भी प्रश्न बने आपको सही जवाब करके आना है, आपको सही से जानकारी इसकी होगी तभी ऐसा कर पाएंगे। क्या था सही समझिए। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर, आपसे जगह पूछा गया है, बाकी जानकारी दे दी गई है, ठीक है। किस स्थल पर टेराकोटा की बनी? तो एक प्रश्न बन सकता है कि यह मूर्ति कैसी बनी हुई है, किसकी बनी हुई है? टेराकोटा की बनी। और कैसी बनी हुई है? तो नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति बनी हुई है। देख रहे हैं? तो कई इस प्रश्न में कई जवाब भी आपको दिया गया और आपसे बस पूछा गया है कि आप स्थल बता दो, हड़प्पा कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या फिर राखी गढ़ी। तो ये 4 विकल्प आपके समक्ष यहां पर देखने को मिला है। अब ठीक से समझिए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता को जब लेकर के हमने चर्चा किया तो कुछ महत्वपूर्ण जगह को आपको मैंने एड्रेस किया, जिसमें एक मैंने बताया कि वह मोहनजोदड़ो है। इस पर फिल्म भी बना है। मोहनजोदड़ो स्थल से कांच यानी कि ब्रॉन्ज की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति मिली थी। तो कुल मिलाकर के जवाब जो हो जाएगा वह मोहनजोदड़ो यानी कि सी विकल्प के साथ होगा। किस धातु? तो कांस्य की ये मूर्ति डांस करती हुई लड़की, इसे लास्ट वैक्स तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। यह मूर्ति अगर आप टाइम फ्रेम में देखेंगे तो लगभग 2500 ईसा पूर्व की है और इसे अर्नेस्ट मैके ने 1926, ध्यान रखिए, अर्नेस्ट किसके द्वारा? अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके ने 1926 में इसको खोजा था। इस मूर्ति को हड़प्पा वासियों के उच्च स्तर के शिल्प कौशल और कलात्मक कौशल का एक प्रतिष्ठित उदाहरण भी कहा जाता है। क्योंकि नृत्य करती, इसके आपको बहुत सारे गूगल पे तस्वीर मिल जाएंगे। आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं ना, अब एक बार गूगल पे जाकर के इसको सर्च कर सकते हैं कि डांसिंग गर्ल जो कहते हैं ना, वो वैसा है, नृत्य करती हुई लड़की का, तो आपको मिल जाएगा, आप देखने को मिलेंगे कांस्य का। तो एक उत्कृष्ट उदाहरण के तौर पर देखा जाता है। अब एक चीज आपको बता दूं कि आप इसको देख सकते हैं इस मूर्ति को। अब देखिए कहाँ की है? मोहनजोदड़ो है ना, हड़प्पा सभ्यता। आप देखना चाहे तो आपको मैं एक जगह बता सकता हूं। अभी भी मैंने चूंकि इसको देखा है तो जब मैंने इसको पढ़ा था तो मेरी बहुत दिलचस्पी हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के जो मोहनजोदारो से ये मिला है डांसिंग गर्ल, इसको एक बार मुझे देखना चाहिए। तो अगर आपको भी मन करे तो मैं बता देता हूँ ये कहाँ होगा आपको। देखिए, यह मूर्ति अगर आपको देखना हो अभी तो एक म्यूजियम में रखा गया है, नेशनल म्यूजियम। अब वो नेशनल म्यूजियम जो है आपको न्यू दिल्ली में स्थित है। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो एक बार तो बनता है कि जाकर के आप इसे देखिए।
अगर दिल्ली आ रहे हैं आप कभी तो जरूर जाकर के, कहाँ जाना है आपको, राष्ट्रीय संग्रहालय। अच्छा, राष्ट्रीय संग्रहालय में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें रखी है, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो जैसे गैलरी बना होता है, म्यूजियम, जैसे मुझे म्यूजियम घूमने का बहुत शौक है, तो आप लोग को भी कुछ ना कुछ तो शौक होगा ही। तो आपने देखा होगा कि अगर कभी किसी म्यूजियम में गए हैं तो गैलरी बना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये हो गया, मौर्यकालीन चीजें ये हो गई, अशोक के समय का ये हो गया, सारी चीजें ऐसे होता है ना, किसी राजा महाराजा के टाइम फ्रेम में दिया होता है। तो आप जब अगर न्यू दिल्ली में ये जो नेशनल म्यूजियम है इसमें जाना, तो आपको एक गैलरी बताता हूं, बस वहां चले जाना, आपको मिल जाएगा। ये सिंधु घाटी सभ्यता की गैलरी है, वहां लिखा है ऊपर, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता गैलरी। अगर भूल जाएं तो आप वहाँ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देंगे कि सर इधर है, इस गैलरी में आपको जाना है। तो उस गैलरी में जब आप जाएंगे, उस म्यूजियम में, यहाँ नेशनल म्यूजियम में, तो बहुत सारी चीज़ें जो सिंधु घाटी से प्राप्त हुआ है रखा गया है। वहीं पर ये डांसिंग गर्ल जो कांस की बनी हुई है उसे रखा गया है। मामला समझ में आ गया? कब की है जरा सोचिए, लगभग 2500 ईसा पूर्व की बात कह रहा हूं, इसलिए मैंने कहा कि एक बार आपको जाकर के इसे देखना चाहिए, ठीक है। सी विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, और अगर कोई देखे हैं इसको अगर म्यूजियम में जाकर के मेरी तरह, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलिए छठे प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा वासियों के व्यापारिक संबंध का साक्ष्य है? ठीक से समझिए, क्या कहा गया है, निम्न में कौन सी वस्तु, यानी कि कुछ वस्तु का लिस्ट यहां पर दिया गया है, इतना बस अभी समझते हैं। फिर ये हड़प्पावासी को चर्चा में ले आया और कहा कि इन वस्तुओं के आधार पे हमें ये डिकोड करना है, पता लगाना है कि हड़प्पावासी व्यापारिक संबंध बनाते थे, यानी कि व्यापार वगैरह दूसरे से करते थे, है ना। इस कुछ वस्तुओं से ये मामला क्लियर हो जाएगा, इतनी सी बात है। अब देखिए, तो हड़प्पा अब व्यापार करेगा तो किसी और से करेगा, तो हर एक विकल्प में किसी न किसी का नाम होना चाहिए। तो यहां पर देखिए, रोमन सिक्का व्यापार किया तो हड़प्पा में कुछ उसकी चीजें मिली होगी, तो हड़प्पा से खुदाई में क्या रोमन सिक्का मिला है, उससे पता चला। या फिर मेसोपोटामिया में पाई गई हड़प्पाई मुहरें, या फिर उस जगह पर हड़प्पा की कोई वस्तु मिली हो, तब पता चला हो कि अच्छा व्यापार हो रहा होगा, तभी तो यहाँ की मोहरें वहां, वहां की मोहरें यहाँ आई होगी। ठीक, आगे, चीन की मिट्टी हड़प्पा में पाई गई हो, या दक्षिण भारत के मंदिरों में हड़प्पाई चित्र देखे गए हों, ये सारे तरीके हो सकते हैं जिस पर हम ये निकाल सकते हैं, कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि हड़प्पा वासियों के व्यापारिक संबंध रहे हैं। अब ये कहां से चलना पड़ेगा, ये आपको लेकर के मैं चलूंगा इराक में। आज की अगर बात करें, आधुनिक समय की बात करें, तो आपको इराक में लेके चलूंगा। इराक में उस हिसाब से बात किया जाए तो मेसोपोटामिया, आप पढ़े होंगे इतिहास में सब, वहां क्या पुरातात्विक स्थलों पर हड़प्पा की मुहरें मिली हैं। यहां जैसा लिखा भी होगा ना, किधर है, मेसोपोटामिया में पाई गई हड़प्पाई मुहरें, यानी कि देखिए उस समय, आज के इराक, उस वक्त के मेसोपोटामिया में हड़प्पाई मुहरें देखने को मिला। तो इस बात का यह प्रमाण है कि हड़प्पा सभ्यता के मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध रहे होंगे, तभी तो इसका पैसा मोहर, आज के भाषा में पैसा कहिए, तभी तो मोहर वहां देखने को मिला ना। तो कुल मिलाकर के बी विकल्प से ये पता हमें चलता है। कितना इंटरेस्टिंग है इतिहास, जरा सोचिए, है ना। कुछ लोग कहते हैं इतिहास बहुत बोरिंग विषय है, लेकिन अगर सही से आप जिज्ञासु होकर के पढ़िए तो बहुत ही दिलचस्प विषय ये नजर आता है। कितनी सारी चीजें आप जानते हैं अपने इतिहास के विषय में, 2500 ईसा पूर्व की चीजें जान रहे हैं और आज जाकर के म्यूजियम में देख रहे हैं। सोचिए कितनी अद्भुत चीज है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं? ठीक से समझिए, यहां जो प्रश्न कहा गया है वो रेफरेंस दिया है हड़प्पन कल्चर, और कहा गया कि हड़प्पन कल्चर के संबंध में ये जो शैलकृत स्थापत्य हैं उसके प्रमाण मिले हैं। तो बता दीजिए, 4 जगह दिया गया है, कहां से उसके प्रमाण मिले हैं, इतनी चीजें आपसे पूछा गया है। ठीक से अगर पिछले 3 दिन का अगर आपको लेक्चर देखे हैं तो मैंने इसकी चर्चा किया है। मैंने आपको जगह बताया था धौलावीरा। जब हम धौलावीरा की चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा था हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में बात हुई थी कि शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण जो है वह धौलावीरा से ही देखने को मिला है, यानी कि जवाब इसका बी विकल्प हो जाएगा। लेकिन थोड़ा और गहरे से चीजों को समझते हैं। अब यहां पर जो चीजें मिला है, यानी कि शैलकृत जलकुंड मिला है, वह देखा जाए तो 7 मीटर गहरा और 79 मीटर लंबा शैलकृत जलकुंड है, जो चट्टानों को काट करके बनाया गया है। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता अगर बात किया जाए तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी
बस्ती के तौर पर देखा जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके लिए कमेंट बॉक्स में बोलना है आपको, मैं लिख देता हूं। मैंने क्या कहा, ध्यान समझिए। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत के संदर्भ में, हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा संस्कृति को लेकर के बात किया गई है। धौलावीरा हड़प्पा संस्कृति की भारत में दूसरी सबसे बड़ी, सेकेंड लार्जेस्ट, दूसरी सबसे बड़ी कॉलोनी है, बस्ती है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब यहां पर एक प्रश्न है, ये मामला तो हम धौलावीरा के समय पहुंच गए। अब हमने कहा कि सेकेंड लार्जेस्ट है, तो पहले नंबर पर कौन है, ये तो पता होना चाहिए ना। हालांकि मैंने आपको ये बताया हुआ है, चर्चा किया है कि पहले नंबर पे कौन है, और पहले नंबर पे मैंने क्या कहा था, राखीगढ़ी। कौन सा है बताएंगे, राखीगढ़ी बस्ती है। ठीक है, और ये कहां है, गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। कौन, राखीगढ़ी। इतना याद रहेगा। देखिए, अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इससे ज्यादा डिबेट नहीं आएगा पीसीएस में। ये मैं आपको बहुत गहरी बातें से बता रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि शैलकृत जलकुंड जो है वो 7 मीटर गहरा और 79 मीटर लंबा है, चट्टानों को काट करके बनाया गया। ये सब कभी नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन फिर भी मेरा मन करता है कि आपको बता दें, और पीसीएस में पता नहीं क्या है पूछ लिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से, ठीक से, वृक्ष की आकृति मिलती है, कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है, किस पर, मुहरे पर, मतलब सिक्का, आज का रुपया, आज देखिए 5 का या 10 का देखेंगे, उस पर कुछ मुहर वगैरह रहता है ना, ऐसा ही कुछ समझिए। तो ये सिंधु घाटी के संदर्भ में कहा गया है। क्या आम है, उस पर वृक्ष की बात की गई है ना, तो आम, पीपल का वृक्ष, पारिजात या फिर साल का। अब देखिए, सिंधु घाटी से जो प्राप्त मुहर हुआ है, जो खनन किया गया, कुछ मुहरें प्राप्त हुई, और उसको जब स्टडी किया गया तो उसको पाया गया कि जो वृक्ष हैं वह पीपल वृक्ष देखने को मिला है, उस मोहरे पर, उसकी आकृति। अब अगर पीपल वृक्ष देखने को मिला है तो मुझे बताइए क्या ऐसा सोचा होगा उस वक्त के लोगों ने। माना गया कि अगर पीपल का वृक्ष है मोहर पे, तो इसका मतलब इसको बहुत पवित्र वृक्ष मानते होंगे उस वक्त के लोग, है ना। पीपल वृक्ष को तो आज भी पवित्र मानते हैं, पूजा वगैरह किया जाता है। तो कुल मिलाकर के आज भी और उस समय भी इसका क्या रहा होगा, इस वृक्ष का धार्मिक महत्व रहा होगा। मामला समझ में आ रहा है। यानी कि इससे ये कंक्लूजन तक इतिहासकार पहुंच गए कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान पीपल के वृक्ष की क्या होता था, पूजा होता था, और व्यापक स्तर पर पूजा जाता था पीपल का वृक्ष। और इसके अलावा मुहरों में एक देवता को पीपल की पेड़ के शाखाओं के बीच और भक्त को उसकी पूजा करते हुए दिखाया गया। यानी कि एक देवता है जो खड़े हैं पीपल की जो पेड़ की शाखा है उसमें, और भक्त लोग वगैरह पूजा पाठ कर रहे हैं। ये मुहरे पे छपा हुआ है बड़ी संख्या में। इसके अलावा मुहरों पर पीपल के पेड़ का अंकन इसकी पवित्रता को दिखाने का काम करता है। तो बहुत ज़्यादा पीपल हमने कर लिया, तो बी विकल्प जो है वह इसका हो जाएगा। मामला समझ में आ गया, ये चीज़ें समझ गए ना। प्रश्न बनेगा तो ऐसे बन सकता है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर ठीक से नहीं मिलता है। नहीं, प्रश्न के पूछले शब्द को ठीक से पढ़े, नहीं तो कई बार चीजें जानते हुए आप गलत करके चले आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर जैसे वहां पर वृक्ष को लेकर के चर्चा किया गया था, यहां पर आपको पशु को लेकर के चर्चा किया गया है, और यह हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में ही देखने को मिलता है। मुहरों पर कहा गया है कि कौन से पशु का अंकन नहीं था। तो सबसे पहले हमें डिकोड क्या करना पड़ेगा साथियों, कि कौन कौन से ऐसे पशु रहे जो अभी तक साक्ष्य मिला है उसमें मुहरों पे अंकन था। ठीक है, जैसे कि 2-3 पशु की बात करते हैं। क्या बैल का अंकन मिला है उसमें? बिल्कुल, बैल देखा गया है। इसके अलावा हाथी देखा गया है। इसके अलावा भेड़ की भी अगर चर्चा करेंगे तो भेड़ भी देखा गया है। ये सब जो है मुहरों पर पाया गया है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से आप देखेंगे जिसका अंकन नहीं मिलता है वो घोड़े हैं। अब देखिए यहां पर एक डिबेट है, लेकिन इस मैंने क्या सब कहा, हाँ बैल हो गया, हाथी हो गया, भेड़ हो गया, तो घोड़ा सही जवाब हो गया, इसका अंकन नहीं मिलता है। लेकिन एक डिबेट है, ठीक से समझिए। अब समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के अस्थि, जबड़े, कुछ और उसके शरीर के हिस्से, इसका क्या मिला है, अवशेष हमें प्राप्त हुआ है। इससे इनकार नहीं है।
अगर आपसे पूछा जाए कि भैया क्या घोड़ा उस समय था ही नहीं, क्या वो रखते नहीं थे, तो ऐसी बात नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इससे ये तो समझ में आ रहा है कि ये जो है पशु उस वक्त मौजूद था इन लोगों के साथ, जैसे बैल, हाथी या भेड़ रहा है। लेकिन प्रश्न समझिए, भावुक नहीं होना है। प्रश्न कहता है क्या? मुहरों पर नहीं मिलता है। अरे भैया घोड़ा है, लेकिन हम पैसा जो छापे हैं उस पर हम घोड़ा का तस्वीर नहीं डाले हैं। मामला समझ में आ रहा है? हो सकता है होगा भी, लेकिन जो अभी तक खुदाई हुआ है उसमें जितने भी मुहरे मिले हैं उसमें घोड़ा का कहीं भी चित्र नहीं देखा गया है, अंकन नहीं है। बैल है, हाथी है, भेड़ है, ठीक है। तो इस लिहाज से हम ये कहेंगे कि घोड़ा के अवशेष मिला है तो घोड़ा रहा होगा, लेकिन मुद्राओं पे या कह सकते हैं मुहर जो है उस पे अंकन देखने को नहीं मिला है। इस हिसाब से हम घोड़ा विकल्प के साथ चलेंगे। तो ठीक से मैंने कहा इसीलिए कि चीजों को, प्रश्न को एक दो बार अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि पूछा क्या जा रहा है, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। 10वां और आखिरी, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल, यानी कि एक स्थल की बात की गई है, यहां पर देखिए 4 स्थल है, अग्निवेदियों की खोज की गई थी। अग्निवेदी जो धार्मिक अनुष्ठानों का संकेत देती है। जैसे ही अग्निवेदी की चर्चा की जाएगी तो धार्मिक अनुष्ठान की बात तो आ ही जाएगा। यानी कि कोई जगह रहा है इस 4 में से कोई स्थल जो हड़प्पा कालीन है और वहां पर अग्निवेदी प्राप्त हुआ है, इसका मतलब है वहां पर धार्मिक अनुष्ठान होता होगा। और वो जगह कौन सा रहा है, इसमें अगर 4 में देखेंगे तो वह कालीबंगा है। सी विकल्प के साथ चलेंगे। कालीबंगा में क्या हुआ? कालीबंगा में जब खुदाई हुआ तो अग्निवेदियों की खोज की गई। अब यह संकेत देता है कि कालीबंगा में धार्मिक अनुष्ठान होते रहे होंगे। कालीबंगा में अगर देखा जाए, गढ़ के दक्षिणी भाग में ईंटों से बनी 7 नंबर, ध्यान रखिएगा 7 जो है वह अग्निवेदी प्राप्त हुआ है, जो संभवतः इससे यह डिकोड किया जा रहा है कि सामूहिक धार्मिक गतिविधि के लिए प्रयोग किया जाता रहा हो। क्योंकि अगर मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति ही वहां पर धार्मिक अनुष्ठान करता तो एक ही जगह 7 अग्निवेदी नहीं मिलता है ना, एक ही मिलता। फिर अगर 7 मिला है तो संभव है कि वहां पर लोग आते होंगे उस समय और सामूहिक रूप से धार्मिक रीति रिवाज का पालन करते होंगे। मामला क्लियर हो गया? तो सी विकल्प के साथ हम यहां पर कालीबंगा के साथ जाते हुए हम लोग नजर आएंगे। तो 10 प्रश्न आज का कोटा पूरा हो गया। लेकिन आज का एक काम नहीं पूरा हुआ है और वो काम यहां पर है। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी धातु का प्रयोग नहीं किया जाता था? किसमें कहा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी ऐसी धातु है जिसका प्रयोग नहीं है? सोना, तांबा, लोहा, चांदी। ठीक से अगर आपने पिछले 2 लेक्चर को, इससे पहले वाले लेक्चर को देखा होगा तो मैंने कई बार ये बोला है कि किस धातु का ज्ञान था, किस धातु का सिंधु घाटी सभ्यता में ज्ञान नहीं था, वहीं से ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का आप जवाब क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। आपको लेक्चर कैसा लगता है ये भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और आपको अगर लगता है कि आपके हिसाब से इसमें और कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, ऐड ऑन किया जा सकता है, तो वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके अनुकूल कार्य को किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप जितने लोग भी जुड़े हैं सभी का शुक्रिया। अभी तक संस्कृति पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रेगुलर ये लंबे समय तक विभिन्न विषय के साथ हम आते रहेंगे ताकि आपके विभिन्न विषयों की सही से स्टडी जो है हो पाए। और ऐसे प्रश्न के माध्यम से जब आप पढ़ेंगे ना तब देखेंगे कि चीज़ों को और अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो नोट्स भी बनाते चलिए। अभी एंशिएंट, फिर आएंगे मिडाइवल पे, फिर मॉडर्न की चर्चा करेंगे, इतिहास खत्म होगा, आर्ट एंड कल्चर की चर्चा करेंगे, फिर बाकी सब्जेक्ट पे आ जाएंगे। तो प्रश्न उत्तर के माध्यम से आप देखेंगे सारे सब्जेक्ट एक एक करके आपका टॉपिक वाइज पूरा हो जाएगा। और इससे एनसीईआरटी हो चाहे पीवाईक्यू हो, ये सब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो काम बन गया ना, एग्जाम में आपके लिए आसान हो जाएगा। अपने दोस्तों तक भी लेक्चर को शेयर कीजिए, बाकी लोगों को बताइए कि भैया यहाँ आ जाओ, यहाँ पढ़ाई हो रही है, आराम से लंबे समय तक तैयारी करते रहो, काम यहाँ से बन जाएगा आपका। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।